नमस्कार। मिडल ईस्ट में जब इजराइल और लेबनान के बीच में समझौता होता है, सीज़ फायर होती है, तो लगता है कि वहाँ पर शांति बनी रहेगी, लेकिन वो शांति भी टूट गई। उसके अलावा एक और वहाँ पर अशांति हो गई है सीरिया में, जहाँ पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन HTS हयात तहरीर अल शाम ने इतना तेज ऑफेंसिव किया है कि जो सीरियन आर्मी है उसको अपनी सेकंड लार्जेस्ट सिटी अलीपो से विड्रॉ होना पड़ा। जो चौथी लार्जेस्ट सिटी है हमा, उससे विड्रॉ करना पड़ा है। और अगला जो शहर है होम्स, उस पर भी उनका कब्जा हो सकता है। और उनका कहना है कि वो दमिश्कस जो कैपिटल है सीरिया, वहाँ तक पहुँच के रहेंगे और जो वहाँ पर एग्जिस्टिंग रिजीम है उसको इस बार हटाकर ही मानेंगे। तो चलिए समझते हैं कि पूरा मसला क्या है, वहाँ पर सीरिया में कौन कौन से एक तरीके से नॉन स्टेट एक्टर हैं, क्या वहाँ पर जियोपॉलिटिक्स चल रही है, अमेरिका का, रशिया का, तुर्की का, ईरान का, हिजबुल्ला का क्या वहाँ पर एंगल है, और इस रिजीम को हटाने वाला ये HTS इसका क्या इतिहास है। तो ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है ये मोहम्मद अल जुलानी की है, जो एक तरीके से HTS का कमांडर है। जो HTS है इसका पहले नाम जबहतुल नुसरा हुआ करता था, उससे पहले ये अलकायदा की ब्रांच थी। अलकायदा की ब्रांच के रूप में यहाँ पर इसे अल बगदादी ने भेजा था, फिर उसके बाद ये यहाँ पर आ जाता है और इसने अपना जो संगठन है मजबूत किया और आज इस पोजीशन में है कि हम देख सकते हैं इस तस्वीर में अब वो एक टेररिस्ट की तरह बिहेव नहीं कर रहा। उसने एक तरीके से मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहन रखी है, अपने आप को एक मॉडरेट लीडर के रूप में वो उभारने की कोशिश कर रहा है CNN को इंटरव्यू देते हुए, ताकि क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि वो दमिश्कस तक पहुंच सकता है और वहां पर रिजीम जो है अब जाएगी, और उसके भी कारण हैं, उन कारणों को भी देखेंगे। तो उसके बाद वो CNN को इंटरव्यू दे रहा है। उसने पूछा रिपोर्टर ने कि आपके क्या मिलिट्री प्लान है, उसके कहा कि बैटलफील्ड में अभी लड़ाई चल रही है, वॉर सीक्रेट है, मैं नहीं बता सकता। और उसका कहना था कि ये सब आपकी आंखों के सामने होगा, आप देखते रहना, आपको पता लग जाएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो फुल कॉन्फिडेंस है इस वक्त, और कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि तुर्की ने बैकिंग पूरी दे रखी है उस पूरे सारे एक्टर्स को। देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये है बशर अल असद, जिसकी वहाँ पर रिजीम है सन 2000 से ये वहाँ पर प्रेसिडेंट है, डिक्टेटर है। उससे पहले बशर अल असद के पिता हुआ करते थे हफीज़ अल असद। 1971 से लेके सन 2000 तक ये वहाँ के प्रेसिडेंट रहे। तो हम देख सकते हैं पिछले 50-53 साल में सिर्फ 2 ही आदमी वहाँ पर प्रेसिडेंट बने हैं, दोनों एक ही परिवार के, एक ही पार्टी के। और इसीलिए वहाँ पर इनके खिलाफ सिविल वॉर हुई है। सिविल वॉर वहाँ पे 14 साल से चल रही है। हाँ, वहाँ पर USA का भी रोल रहा है, रशिया का रोल रहा है, तुर्की का भी रोल रहा है। ये सारे उस एंगल को समझते हैं। और पहले देखते हैं कि ये जो बशर अल असद है, ये रिजीम इसकी सर्वाइव 14 साल से इसलिए कर रही है क्योंकि यहाँ पर जब 2011 में अरब स्प्रिंग होती है, यानी कि एक ऐसा माहौल बना अरब एरिया में कि वहाँ पर सारी जो डिक्टेटरशिप थी वो धराशायी हो रही थी। इजिप्ट में हुस्नी मुबारक गिरते हैं, लीबिया में मोहम्मद कद्दाफी गिरते हैं, आखिरी में बचता है बशर अल असद। इसको गिराने की कोशिश तब से चल रही है और इसको बचाने वाला है रशिया। और रशिया अब किस हालात में है हम जानते हैं, वो यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। तो टाइमिंग, इस जो पूरे ऑफेंसिव की टाइमिंग है, टाइमिंग बहुत ज़बरदस्त है, इसीलिए उनको वो उतना सक्सेस मिलता जा रहा है। तो देखिए सक्सेस मिला कैसे। 2020 में एक तरीके से एक सीज़ फायर हो जाती है रशिया की तरफ से भी। तुर्की है जो कि HTS को बैक करता है, उसकी तरफ से भी उसका कहना था कि बस अब यहाँ पर रुक जाते हैं। जब 2020 में एक तरीके से सीज़ फायर होती है तो ये इदलिब वाला जो एरिया है ये जबहतुल नुसरा के पास आ जाता है, जो बाद में अब HTS बन गया। यहाँ पर उसने अपना होल्ड पूरा मजबूत किया, यानी कि जुलानी ने। उसके बाद यहाँ पर उसने दिसंबर में फिर जब ऑफेंसिव किया है और तुरंत उसने जो सेकंड लार्जेस्ट एलिपो उसको कब्जा कर लिया। इतने एरिया को उसने कब्जा कर लिया था और कल उसने हमा तक पहुँच गया, यानी कि अब उसकी जो रीच है वो ये हमा तक पहुँच गई है। और अगला टारगेट होम्स होने वाला है और होम्स के बाद सीधा दमिश्कस, यानी कि बहुत तेज ऑफेंसिव चल रहा है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर प्लेयर्स कौन कौन से अलग अलग तरीके से यहाँ पर रंग दिखाई दे रहा है। तो जो रेड वाला है ये तो है HTS, जिसको बैकिंग है तुर्की की। इसके साथ ही तुर्की ने एक आर्मी को बना रखा है, फ्री सीरियन आर्मी है, जिसको कहा जाता है सीरियन नेशनल आर्मी। वो सीरियन नेशनल आर्मी तुर्की की बैकिंग है और सीरियन नेशनल आर्मी का HTS को बैकिंग है, यानी कि ये तो एक एक्सिस हो गई तुर्की के साथ मिली हुई। यहाँ पर एक येलो एरिया दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर डायरेक्ट जो तुर्की है उसकी वहाँ पर मिलिट्री है। तो ये सारा एरिया तुर्की के पास कब्जे में है। ये जो पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है ये एक तरीके से कुर्द ऑटोनोमस रीजन है, ये भी कब्जा है। एक सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस है जो कि एक कुर्दिश पार्टी है, कुर्दिश पार्टी की यहाँ पर कब्जा है, यहाँ पर उनका रूल चल रहा है। तो सीरिया पहले ही बहुत सारे भागों में बटा हुआ। और ये जो पिंक वाला एरिया दिखाई जा रहा है ये सीरियन
रिजीम है बशर अल असद की। तो पहले ही यहाँ से कई सारे हिस्सों में बटा हुआ, तो यहाँ पर 3 मेन एक्टर हो गए। पहली हो गई सीरियन रिजीम जो कि अपने आप को बचा के रखना चाहती है। दूसरी हो गई HTS जो चाहती है कि सीरियन रिजीम को यहाँ से हटा दे। तीसरी है कुर्दिश रिजीम जो अपने आप को सर्वाइव भी कराना चाहती है, और जो कुर्द हैं वो 3 देशों में फैले हुए हैं। तुर्की का भी बहुत सारा हिस्सा यहाँ पर कुर्द लोगों का है और इराक का बहुत सारा हिस्सा यहाँ पर कुर्द लोगों का है। वो तीनों को मिलाकर कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं, और कुर्दों की ये बात टर्की को पसंद नहीं है। टर्की चाहता है कि कुर्द स्ट्रांग होंगे अगर उसको ना परेशान किया जाए, इसलिए वो परेशान इनके थ्रू, HTS के थ्रू सीरिया को भी करना चाहता है, और यहाँ पर कुर्दिश जो लोग हैं इनके ऊपर भी वो हमला करवा रहा है। तो तुर्की ये चाहता है कि ये भी यहाँ से ख़त्म हो जाए, और यहाँ पर जो रजीम है सुन्नी इस्लाम की, ये यहाँ पर आगे बढ़े। देखेंगे कि यहाँ पर सुन्नी और शिया का भी एक एंगल है। और जो रशिया है वो चाहता है कि जो ये सीरियन रिजीम है ये बची रहे, और इस जो सीरियन रिजीम को बचाने के लिए जो एक्सिस है उसको कहा जाता है एक्सिस ऑफ वल्नरेबल, और इसमें आते हैं हिजबुल्ला, ईरान और यमन बेस्ड हूती। तो यह ईरान और हिजबुल्ला और हूती यहाँ पर भी हैं, ये इस रीजियन को बचाना चाहते हैं। वहाँ पर वो हमास के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ पर लेबनान में वो खुद हिजबुल्ला को बचाना चाहते हैं। तो ईरान ने जितनी बाहें फैला रखी हैं उतना ईरान का दम नहीं है। और रशिया की सिचुएशन वो नहीं है जब अरब स्प्रिंग के समय पर यहाँ पर जो हाल हुआ था, जब रशिया ने इंटरफेयर किया था। तो अरब स्प्रिंग के बाद क्या होता है वहाँ पर कि ये सारे रिबल ग्रुप जो थे ये बढ़ते हैं कि इस रिजीम को ओवरथ्रो कर देंगे। लेकिन इसी जैसे ही सिस्टम कोलैप्स होता है वहाँ पर एक नया एक्टर आ जाता है, इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट की राइज के बाद वहाँ पर सारा माहौल बदल जाता है। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ने के लिए फिर USA आ जाता है। USA कहता है इस्लामिक स्टेट को हराना है। वो USA इन कुर्दिश लोगों को मदद करता है, इनको वेपन देता है, इनको कहता है कि तुम इस्लामिक स्टेट से लड़ो, क्योंकि इस्लामिक स्टेट इसी एरिया में बनी थी। तो वो इस्लामिक स्टेट से लड़ते हैं। इस्लामिक स्टेट जैसे ही हारने लगता है तो जो HTS तब जबहत अल नुसरा होती थी ये स्ट्रांग होने लग गए, तुर्की पैकिंग स्ट्रांग होने लग गई। तब पुतिन ने कहा कि अब मेरी बारी आ गई। तो देखिए कैसे हथियारों का उपयोग हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है, वार प्रैक्टिस कह सकते हैं, कुछ नहीं है इसके अलावा। हथियार बिक रहे हैं, हथियारों की प्रैक्टिस हो रही है, बड़े बड़े देश इसमें उलझे हुए हैं। तो जब इस्लामिक स्टेट ख़त्म होने लगती है तो ये स्ट्रांग होने लगता है, जब ये स्ट्रांग होने लगता है तो सीरियन रिजीम जा सकती थी। फिर एक्सिस ऑफ वल्नरेबल ने कहा रशिया को कि प्रभु अब आप आएँ, अब हमें बचाएं। फिर रशिया ने कहा कि मैं आ रहा हूँ। 2015 में फिर उसने हमला शुरू किया, उसने फिर इनको वापस भेजना शुरू किया। यहाँ से अलेप्पो जो इनके कब्जे में आ गया था उससे वापस भेजा, और जब इदलिब तक पहुँचा तब तुर्की ने कहा कि भाई अब बस करो, क्योंकि अगर इदलिब भी आपने कब्जे में किया तो लोग मेरी तरफ भागेंगे, लोग मेरी तरफ भागेंगे तो मेरे पास रिफ्यूजी क्राइसिस हो जाएगा। तो देखिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वहाँ पर सिचुएशन है। रशिया चाहता है ये रिजीम बनी रहे, USA चाहता है ये रिजीम गिर जाए, लेकिन उसके पास कोई डायरेक्ट एंगल नहीं मिल रहा है। तुर्की चाहता है कि ये रिजीम गिर जाए क्योंकि उसके अपने वायदे हैं, क्योंकि वो चाहता है कुर्दिश वीक हो जाए। तो इसलिए सीरिया का जो हाल है वो बहुत क्राइसिस वाला है। वहाँ पर इतनी जल्दी वहाँ पर शांति होने नहीं वाली, और असद की रिजीम का अब कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से 2016 से लेके 2020 लगे, 4 साल लगे उसको अलेप्पो खाली कराने में, और 4 दिन में अलेप्पो खाली करके वापस आ गए। तो हम देख सकते हैं कि सीरियन फौज के पास बिल्कुल भी इस वक्त दम नहीं बचा हुआ। तो यहाँ पर जो रिलीजन एंगल है उसको भी देखेंगे। 12% यहाँ पे अलावाइट है जो कि शिया की ही एक ब्रांच है, 4% शिया मेन ब्रांच है। तो लगभग 16% के पास जो शिया इस्लाम है, 74% यहाँ पर सुन्नी इस्लाम है, उसमें कुर्दिश भी है, और उसके अलावा यहाँ पर 10% ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, जो कि पुराने क्रिश्चियन जिनको कहा जाता है वो यहाँ पर बचे हुए हैं। और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन का जो रखवाला बनना चाहता है वो कौन बनना चाहता है? रशिया बनना चाहता है। तो रशिया का एंगल यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स के साथ साथ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन भी है। तो बड़ा ही यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड इशू है। और अगर देखें तो लोकेशन वाइज जो ये सारा एरिया है जो मेडिटेरेनियन सी के साथ है, यहाँ पर ये सारा शियाइट वाला एरिया है, अलावाइट एरिया है। जो बशद है वो खुद अलावाइट है, और यहाँ पर लेबनान है जो कि खुद एक शिया ग्रुप है, इसीलिए। और इधर पीछे ईरान है, तो ईरान और हिजबुल्ला मदद करना चाहते हैं। हिजबुल्ला ने तो आज भी कहा है कि मैं पूरी तरह से साथ हूँ, वहाँ पे बचा नहीं पा रहे। अब आते हैं कि आखिर ये टाइमिंग ऐसे क्यों हुई। देखिए टाइमिंग का कारण है रशिया यूक्रेन युद्ध। तब रशिया ने मदद की, रशिया पूरी स्ट्रांगली वहाँ पर प्रेजेंट था, रशिया ने वहाँ पर शांति स्थापित की। 2022 में उसने यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू कर दिया।
अब उसका मेन जोर है वो यूक्रेन पे, वहाँ पर उलझा हुआ है। यहाँ पर उसने अपने जेट भेजे, फाइट किए, लेकिन अलेप्पो सिटी में वो सारा कुछ अब जुलानी के कब्जे में आ गया। वो उसको उड़ाते घूम रहे हैं, जैसे तालिबान अमेरिका के अफगानिस्तान में टैंक पे घूम रहा था, वैसे ही वहाँ पर अब HTS रशियन टैंक और रशियन जेट को लेकर घूम रहे हैं। दूसरा एंगल है हिजबुल्लाह का, ईरान का। ईरान बहुत मदद करता था, यहाँ पर खुद आते थे। उसके जनरल को सीरिया में मारा गया USA के द्वारा। इजराइल ने लगातार सीरिया के कई बेसिस पे हमला किया, ईरान के कई मिलिट्री कमांडर मारे गए। हिजबुल्लाह पे लगातार वो युद्ध कर रहा है। अब यहाँ पर एंगल क्लियर होता है कि ईरान हिजबुल्लाह के साथ केवल हमास के लिए लड़ाई नहीं कर रहा था, वो हिजबुल्लाह को भी वीक कर रहा था, ईरान को भी वीक कर रहा था, क्योंकि अल्टीमेट जो टारगेट था वो HTS को स्ट्रॉन्ग करना था और HTS के बहाने असद की रिजीम को गिराना था। और असद की रिजीम को गिराने का मतलब है रशिया का मिडल ईस्ट में से एक तरीके से सफाया होना। तो बड़ी ही खतरनाक जियोपॉलिटिक्स रही है। और जब से बिडेन हारे हैं तब से इन चीज़ों में तेज़ी आई है, क्योंकि बिडेन के जाने के बाद ट्रंप क्या करेंगे उस पर बहुत सारा क्राइसिस है, कोई क्लैरिटी नहीं है ट्रंप की विज़न क्या है। तो कौन कौन से अलाइज है ये हमने सारा देख लिया कि रशिया जो है वो बिल्कुल उसकी मदद करने वाला है, ईरान और इराक मदद कर रहे हैं उसकी, इजिप्ट का भी एक तरीके से मदद की तरफ ही हाथ है। यहाँ पर अगर पूरा एरिया हम देखें मिडल ईस्ट का एक यहाँ पर पूरा नक्शा तो दिखाई देता है कैसे तुर्की का भी अपने यहाँ पर एंगल है। यहाँ पर इजराइल और लेबनान की हमने बात कर ही ली है, यहाँ पर ईरान इराक के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी कुछ कुर्दिश लोग हैं। तो जो कुर्दिश एंगल है वो भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा एंगल है। तो फिर से सारी बात आती है कि अब आखिर होगा क्या, क्योंकि अगर इस रिजीम को बचाना है तो रशिया को ऑफेंसिव में आना पड़ेगा। रशिया को ऑफेंसिव में आना है तो वहाँ पर क्या होगा, यूक्रेन के युद्ध में थोड़ी सी वहाँ पर सीज फायर करनी पड़ेगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि एक लाइफलाइन मिल गई है जेलेंस्की को, कि जो सीरिया में हुआ है उसने जेलेंस्की के यूक्रेन को लाइफलाइन दे दी है, कीव को लाइफलाइन दे दी है कि भाई अब सीज फायर हो सकती है, अब रशिया को टेबल पर लाया जा सकता है कि अब भाई बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें वहाँ पर रिजीम बचानी है तो तुम्हें यहाँ पर सीज फायर करनी पड़ेगी। और अगर यहाँ पर सीज फायर नहीं करोगे तुम्हारी एक्सिस ऑफ वल्नरेबल तो गई, मिडल ईस्ट पूरा हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर HTS जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है पूरा वो कब्जा कर लेगा। तो बड़ा ही एक जियोपॉलिटिक्स में खेल होने वाला है कि आखिर ट्रंप के आने तक का इंतज़ार किया जा सकेगा, इतना समय मिलेगा, या बिडेन के रहते रहते ही वहाँ पर खेल हो जाएगा। और बिडेन वो लगातार यूक्रेन को पैसा देना चाहते हैं। कल भी उन्हें कांग्रेस में कहा कि $24 मिलियन दिए जाए और कांग्रेस ने, उनके स्पीकर ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। तो यूक्रेन को पैसा US की नई गवर्नमेंट नहीं देने देगी। और जिस तरीके से सीरिया में हालात हो रहे हैं रशिया को आना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 3 एंगल हैं बड़े उलझ गए हैं। तो सीरिया के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या होगा अब, क्या रशिया यूक्रेन में सीज फायर होगी और या जो सीरियन रिजीम है अब उसका अंतिम समय चल रहा है। जो भी आपके विचार हो, अपने कमेंट हो, उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।